बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल डूइंग वेल इन योर लाइव्स। आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक है डॉपलर इफ़ेक्ट। व्हाट इज़ डॉपलर इफ़ेक्ट। हमने इस पूरे लेक्चर में देखेंगे कि डॉपलर इफ़ेक्ट क्या होता है और इसके अलावा इसके मज़ीद केसेस को भी स्टडी करेंगे। तो डॉपलर इफ़ेक्ट या फिर डॉपलर शिफ्ट ये हमारे पास अपेरेंट चेंज होता है फ्रीक्वेंसी में। हमने इस पूरे चैप्टर में साउंड वेव्स की बात की, तो अगर हमारे पास साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है तो उसको स्टडी किया था डॉपलर ने। एक साइंटिस्ट था, एक फिजिस्ट था, क्रिश्चियन था, उसका नाम था डॉपलर और उसने 1842 में इस फिनोमेना को डिस्क्राइब किया था। तो उसने कहा था कि हमारे पास एक सोर्स होता है और एक होता है ऑब्जर्वर। अब सोर्स वो है जिससे साउंड वेव या कोई भी वेव्स जो हैं जनरेट हो रही हैं और वो पहुंच रही हैं अपने ऑब्जर्वर तक। तो इन दोनों की रिलेटिव मोशन यानी एक दूसरे के लिहाज से जो ये मूव कर रहे हैं, चाहे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो उस लिहाज से जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या चेंजिंग आती हैं, बेसिकली इसने उस चीज़ को डिस्क्राइब किया था। और फिर इसने फर्दर केसेस भी दिए थे। अब हम उनके केसेस को वन बाय वन स्टडी करेंगे कि सोर्स कब स्टेशनरी होगा और अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो या सोर्स मूव कर रहा हो तो इन सब केसेस में हमारे पास जो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी में जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या चेंजिंग आती है, आया फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है या फिर डिक्रीज़ होती है। So let us move toward our first case when observer move toward the source at rest। इसमें हमारे पास इस केस का अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो ये है कि जो सोर्स है, ठीक है, जहाँ से साउंड वेव्स जनरेट हो रही हैं वो रेस्ट पर है और जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि सोर्स जो हमारे पास रेस्ट पर है और जो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है उस सोर्स की तरफ। तो उसकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजिंग आती है अब हम उसको देखते हैं। इसको देखते हैं। अब ये हमारे पास ऑब्जर्वर है और एक सोर्स है। ठीक है, ये जो सोर्स है ये हमारे पास स्टेशनरी है यानी ये मूव नहीं कर रही है, लेकिन ये ऑब्जर्वर है ना, ये मूव कर रहा है टुवार्ड द सोर्स। ठीक है, ये सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। अब जब ये सोर्स की तरफ मूव करेगा तो मतलब क्या होगा, इसकी जो पहले मतलब यहाँ से जो साउंड जनरेट हो रहा है जब वो दूर है तब उसको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, लेकिन जैसे जैसे वो करीब होता जाएगा उसको उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी। तो मतलब ये है कि अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी आ रहा है, फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आ रहा है ना, बेसिकली यही हमारे पास डॉपलर इफेक्ट होता है। अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। हमें पता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है VF इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा। ठीक है, तो आपने बस ये याद रखना है जब हमारे पास सोर्स स्टेशनरी है यानी सोर्स रेस्ट पर है तो उस केस में हमारे पास जो वेव लेंथ है ना यानी जो लैम्डा ये चेंज नहीं होता क्योंकि वो साउंड जनरेट कर रहा है विद द सेम वेव लेंथ। ठीक है, इनकी वेव लेंथ में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तो जब हम कह रहे हैं कि वेवलेंथ में कोई फ़र्क नहीं आ रहा लेकिन हम कह रहे हैं अपेरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो अब फ्रीक्वेंसी जो है दो ही फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक तो स्पीड या तो चेंज होगी या फिर लैम्डा चेंज होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि लैम्डा चेंज नहीं हो रहा, वेवलेंथ हमारे पास सेम ही है। तो जब लैम्डा चेंज नहीं हो रहा तो मतलब ये है कि स्पीड चेंज हो रही है। तो स्पीड चेंज होने की वजह से जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ना वो बेसिकली हमारे पास डॉपलर शिफ्ट है। तो हम इस वी को लिख देते हैं V डैश। तो अब हम इसको मैथमेटिकली अगर देखें अब हम देख लेते हैं कि इसकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आया है। तो अब हमारे पास ये जो V डैश है, सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब आप लोग ने एक बात याद रखनी है, जब भी हमारे पास कोई दो वेलोसिटीज़ हैं, ठीक है, एक हमारे पास V1 है और एक हमारे पास V2 है, अगर तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, अगर तो ये सेम डायरेक्शन में तो उस केस में हमारे पास जो V प्राइम होगा ना वो हमारे पास होगा V1 माइनस V2, यानी ये आपस में V1 में से हम माइनस कर देंगे V2। लेकिन हमारे पास ऑपोजिट केस है, और अगर हमारे पास V1 की डायरेक्शन हो इस साइड पर और V2 की डायरेक्शन हो इस साइड पे यानी ऑपोजिट डायरेक्शन हो, तो उस केस में हमारे पास जो V प्राइम होगा ना यानी ये जो टोटल वेलोसिटी है वो V1 प्लस V2 होगी। तो ये डिफरेंस आप लोग ने याद रखना है कि अगर हमारे पास डायरेक्शन सेम होगी तो उस केस में ये नेगेटिव होंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट होंगे, और अगर हमारे पास इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो उस केस में ये दोनों वेलोसिटीज़ ऐड हो जाएंगी। अब हम देखते हैं जो हमारे पास केस है उसमें वेलोसिटीज़, ये दो वेलोसिटीज़ हैं, एक तो हमारे पास सोर्स की वेलोसिटी मतलब जो साउंड वेव्स जनरेट हो रही हैं, और दूसरी हमारे पास जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी, ये कौन सी डायरेक्शन में है। अब देखा जाए तो सोर्स जो है हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ऑब्जर्वर हम कह रहे थे कि ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इस केस में ये दोनों वेलोसिटीज हमारे पास क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास जो V प्राइम की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, V प्लस U O।
अब ये जो यू ओ है ये हमारे पास ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, ठीक है, यू ओ ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है और जो v है ये हमारे पास सोर्स की वेलोसिटी है। तो हम v प्राइम की वैल्यू ऊपर वाले फार्मूले में पुट करें तो हमारे पास f इज इक्वल टू हो जाएगा v प्लस यू नॉट ओवर लैम्डा। तो ये हमारे पास आ गई अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। इसको अगर फर्दर सोल्व करें तो हमारे पास जो लैम्डा होता है तो लैम्डा हमारे पास इक्वल होता है v ओवर एफ के, ठीक है। तो यहाँ पे इस लैम्डा की जगह अगर हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें तो उस केस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो v प्लस यू नॉट ओवर v ओवर एफ, और फिर हमारे पास f हो जाएगा v प्लस यू नॉट ओवर v, और ये जो f है ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरह की आ जाएगी और ये हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखें कि हमारे पास जो एफ ए है यानी जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है जब हमारे पास ऑब्जर्वर मूव कर रहा है स्टेशनरी सोर्स की तरफ तो उस केस में हमारे पास जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो मतलब ये है कि अपेरेंट जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ होगी, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है एफ ए है वो ग्रेटर देन है एफ के, ठीक है। यानी इस फ्रीक्वेंसी ये जो फ्रीक्वेंसी है ना इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास एफ से ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। और इस केस में हमारे पास जो पिच ऑफ द साउंड है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है तो साउंड की जो पिच है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। सो सेकेंड केस हमारे पास है ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम द सोर्स एट रेस्ट। पहले जो ऑब्जर्वर था वो सोर्स की तरफ मूव कर रहा था, और जो सेकंड हमारे पास केस है इसमें जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स से दूर मूव कर रहा है, ठीक है। सोर्स रेस्ट पे ही है लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो उससे दूर जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखें केस, तो इस केस में हमारे पास जो अब ये सोर्स है ये रेस्ट पर है, ठीक है, लेकिन ऑब्जर्वर की जो मूवमेंट है ना वो अब इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले तो जो वेलोसिटी है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सोर्स भी इसी डायरेक्शन में वेव्स जनरेट कर रहा है और जो ऑब्जर्वर है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमने बात की थी जब वो एक ही डायरेक्शन में होंगे तो हमारे पास जो v प्राइम की वैल्यू आएगी वो क्या होगा, इन दोनों वेलोसिटीज़ को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास v माइनस यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो v हमारे पास सोर्स की वेलोसिटी है और ये जो u है ये हमारे पास ऑब्जर्वर की है जो कि उससे दूर मूव कर रहा है। तो इस इनकी डायरेक्शन सेम होने की वजह से हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, v माइनस यू नॉट लिख देते हैं। इस केस में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी f इज इक्वल टू वी प्राइम की वैल्यू हमने देखी थी v माइनस यू नॉट ओवर लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू वी माइनस यू नॉट ओवर v ओवर f। फर्दर कैलकुलेट किया जाए तो f इज इक्वल टू वी माइनस यू नॉट ओवर v, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा f। अब देखा जाए तो हमारे पास ये जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आई है, अब ऑब्जर्वर सोर्स से दूर मूव कर रहा है, तो जब वो दूर मूव कर रहा होगा तो उसको जो भी सोर्स से निकलने वाली आवाज़ है वो कम सुनाई देगी, ठीक है। जब वो खड़ा था उसको आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो दूर मूव करने लगेगा उसको कम आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। तो मतलब ये है कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज तो हो रही है लेकिन वो डिक्रीज़ हो रही है, मतलब जो उसको फ्रीक्वेंसी अब सुनाई दे रही है साउंड की वो कम है। तो हम इस केस में कह सकते हैं कि हमारे पास जो एफ बी की वैल्यू है यानी एफ बी जो है वो लेस देन होगा एफ से, ठीक है। जो हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी से कम होगी, एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी से कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑपोजिट केस है, पहले केस में हमारे पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी थी वो ज़्यादा हो रही थी लेकिन इस केस में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। सो थर्ड केस हमारे पास है सोर्स मूव टुवार्ड द ऑब्जर्वर एट रेस्ट, ठीक है। ये हमारे पास है थर्ड केस। थर्ड केस में हमारे पास उसकी डिस्क्रिप्शन अगर देखें तो हमारे पास जो सोर्स है वो मूव कर रहा है टुवार्ड द ऑब्जर्वर। पिछले दोनों केसेस में सोर्स जो था वो रेस्ट पे था, लेकिन इस केस में सोर्स जो है वो मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ और ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पर है, ठीक है, वो मूव नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस केस में फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आता है। इस केस में हमारे पास ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पर है, वो हिल नहीं रहा, लेकिन जो सोर्स है, ठीक है, जहाँ से साउंड जनरेट होनी है वो मूव कर रही है इस ऑब्जर्वर की तरफ। अब देखा जाए तो हमारे पास जैसे ही सोर्स मूव करती है ऑब्जर्वर की तरफ तो इसकी जो वेव लेंथ है ये कंप्रेस होती जा रही है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी है वो चेंज इन वेव लेंथ की वजह से आएगा, ठीक है। तो पिछले केस में हमने देखा था कि उस केस में हमारे पास जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही थी, ठीक है। वेलोसिटी चेंज होने की वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा था, जबकि वेव लेंथ जो थी या जो लैम्डा था वो चेंज नहीं हो रहा था।
लेकिन इस केस में हमारे पास जो वेवलेंथ है वो चेंज हो रही है, जबकि हमारे पास जो स्पीड है ना वो चेंज नहीं होगी। क्योंकि अब देखा जाए तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे पास जो स्पीड थी वो सेम इस पॉइंट पे होगी, तो स्पीड वही है, क्योंकि वो ऑब्जर्वर जैसे वो मूव कर रहा है ना सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ, तो वो वेव्स को इमिट कर रहा है और जो वेव्स हैं वो सेम स्पीड के साथ जा रही हैं। लेकिन जो हमारे पास उनकी वेवलेंथ है ना वो चेंज हो रही है, वो कंप्रेस होती जा रही है। तो इसमें हम जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऐसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास एफ सी है, ठीक है, वो हमारे पास है वी ओवर लैम्डा। ठीक है, तो इसमें जो वी है वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, नॉट चेंज। और जो हमारे पास लैम्डा है ये चेंज हो रहा है, ये हमारे पास कंप्रेस हो रहा था। तो अब हम देखते हैं कि कैसे जो लैम्डा के चेंज करने से जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट होता है। अब हमारे पास जो लैम्डा चेंज हो रहा है, तो हम लास्ट केस में जब हमारे पास सोर्स रेस्ट पे था उसमें हमने वी के ऊपर डैश लगाया था, क्योंकि वी जो था वो हमारे पास चेंज हो रहा था। ठीक है, वी के चेंज और वेलोसिटी चेंज हो रही थी, जिसकी वजह से अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा था। तो हमने वहाँ पे वी की वैल्यू कैलकुलेट की थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लैम्डा चेंज हो रहा है, तो हम लैम्डा के ऊपर लैम्डा डैश लगा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे लैम्डा डैश को ही कैलकुलेट करना है कि वो कितना चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो रही है। ये हमारे पास डिफरेंस है उन दोनों केसेस में, और ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इस केस में, क्योंकि यहाँ पे जो सोर्स है वो मूव कर रहा है और मूविंग सोर्स की जो वेवलेंथ है वो चेंज होती है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम कैलकुलेट करते हैं लैम्डा डैश। अब देखिए हमारे पास एक सोर्स है जो कि वेव जनरेट कर रही है, और वेव इस किस्म की जनरेट कर रही है जैसे मैंने बनाई हुई है। ठीक है, ये वेव जनरेट कर रही है। अब हम कह रहे हैं कि और जो हमारे पास ऑब्जर्वर है वो स्टेशनरी है, लेकिन हम कह रहे हैं कि सोर्स जो है ये मूव कर रही है। तो अगर ये मूव करते हुए इस पॉइंट पर आ जाए, ठीक है, इस पॉइंट पे हमारे पास सोर्स आ जाए, तो वेव्स इसने जनरेट करनी है, तो वेव्स कुछ इस किस्म की अब जनरेट करेगी। तो ये जो वेव्स जनरेट करेगी, तो मतलब क्या हो गया, अब इसमें और इसमें, ठीक है, इसमें डिस्टेंस कम हो गया। तो जैसे जैसे ये आगे मूव करती जाएगी, इसी तरह ये जो वेव्स है ना ये कंप्रेस होती जाएंगी, इनकी जो वेव लेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ से हमने कैलकुलेट करनी है लैम्डा डैश कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमारे पास ये जो ब्लैक में वेव्स बनाई हुई हैं इनके दरम्यान जो डिस्टेंस होता है ये हमारे पास होता है लैम्डा। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस है, क्योंकि ये टोटल दो वेव्स का आपस में डिस्टेंस होगा, तो ये हमारे पास होता है लैम्डा। और अब हमारे पास ये जो एक हमारे पास आ गई है ब्लैक, और उसके बाद ये जो रेड वेव है, ठीक है, इनके दरम्यान जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा लैम्डा। इसको हम डेल्टा लैम्डा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और बाकी बच गया अब ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब इसको हम ब्लू से कर लेते हैं। तो ये हमारे पास अब इन दोनों के दरम्यान जो डिस्टेंस है ना ये बेसिकली हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हमारे पास लैम्डा डैश है, तो इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये टोटल वेव लेंथ है, उसमें से हम डेल्टा लैम्डा को अगर माइनस करें तो क्या हमारे पास ये वैल्यू आ नहीं जाएगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये जो टोटल वेव लेंथ है ये हमारे पास है 10, और ये जो डेल्टा लैम्डा है ये हमारे पास 8 है। तो 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 2 जो है ये हमारे पास लैम्डा डैश की वैल्यू होगी। तो यहाँ से हम इसी तरह इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वेशन की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा। ठीक है, ये जो लैम्डा ये हमारे पास टोटल ये जो वेव लेंथ थी उसकी वैल्यू है, और डेल्टा लैम्डा हमारे पास पहली और दूसरी वेव्स, ठीक है, जो हमारे पास ब्लैक और रेड वेव इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है डेल्टा लैम्डा। तो इन दोनों में माइनस किया जाए तो हमारे पास लैम्डा डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास इसकी वैल्यू अगर हम फर्दर इसको सोल्व करें तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास होती है वी ओवर एफ। ठीक है, ये हमारे पास ये सोर्स की है। ठीक है, ये हमारे पास जो हमारे अगर हम इसकी फर्दर वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू है ये हमारे पास होगी वी ओवर एफ। ठीक है, ये हमारे पास ये जो वी है ये हमारे पास जो वेव्स हैं उनकी स्पीड है, और माइनस जो डेल्टा लैम्डा है ये हमारे पास हो जाएगी वी एस ओवर एफ। तो ये वी एस हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास है सोर्स की स्पीड। ठीक है, जो सोर्स की जो स्पीड है ना ये वो है। ठीक है, तो अब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करें तो हम इसको एफ को कॉमन ले लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी लैम्डा डैश इज इक्वल टू वी माइनस यू एस ओवर एफ। ठीक है, तो वी हमने देखा कि हमारे पास ये हमारे पास स्पीड ऑफ द साउंड है, और जो यू एस है ये हमारे पास सोर्स की स्पीड है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो यहाँ से हमने लैम्डा डैश की वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अपनी जो पहली इक्वेशन हमने लिखी थी, हमने क्या लिखा था, एफ सी इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा डैश। ठीक है, क्योंकि वी तो चेंज नहीं हो रहा है, इसमें लैम्डा डैश चेंज हो रहा है, और वो चेंज हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितना हो रहा है। तो अब हम इसमें लैम्डा डैश की वैल्यू को पुट कर देते हैं। एफ सी हमारे पास हो जाएगा वी ओवर
v माइनस यू एस ओवर एफ। सो हमारे पास ये जो f है ये ऊपर चला जाएगा, v ओवर v माइनस यू एस और f। अब हमारे पास ये जो नीचे वाला फैक्टर है v माइनस यू एस, ये हमें बता रहा है कि ये जितना डिक्रीज़ होगा ना उतनी हमारे पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो हमारे पास इस केस में क्या होगा, जब हमने बात की थी कि ये जो सोर्स जो है वो मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ और ऑब्जर्वर एक जगह पे रेस्ट पर है, ठीक है, स्टेशनरी है, तो उस केस में हमारे पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि ये जो नीचे वाला फैक्टर है ये बहुत कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जो वेव लेंथ है वो ज़्यादा कंप्रेस होगी, जैसे जैसे वो मूव करता जाएगा उनमें कंप्रेशन बढ़ती जाएगी, तो ये जो वेव लेंथ है ये डिक्रीज़ होती जाएंगी और एज ए रिजल्ट जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस केस में भी हमारे पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन होगी एफ से। ये केस सेम था केस फर्स्ट की तरह, उसमें हमारे पास बस ये डिफरेंस है कि उसमें हमारे पास जो सोर्स है वो रेस्ट पे था और इसमें जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पर है। ठीक है, तो जब सोर्स रेस्ट पे था तो स्पीड चेंज हो रही थी जिसकी वजह से अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा था, लेकिन जब हमारे पास ऑब्जर्वर रेस्ट पर होगा और सोर्स मूव कर रहा होगा उसमें हमारे पास वेव लेंथ चेंज होगी जिसकी वजह से अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, या तो फिर वो इंक्रीज़ होगी या फिर वो डिक्रीज़ होगी। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ एंड द लास्ट वन केस, व्हेन द सोर्स मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एट रेस्ट। अब ऑब्जर्वर रेस्ट पे ही है, ठीक है, ये जो लास्ट दो केसेस हैं इसमें ऑब्जर्वर ने मूव नहीं करना, वो रेस्ट पर होगा, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि सोर्स जो है अब वो अवे मूव कर रहा है ऑब्जर्वर से। थर्ड केस में उसके करीब आ रहा था, जबकि इस केस में हमारे पास क्या कर रहा है, वो उससे दूर मूव कर रहा है। जस्ट लाइक दैट हमारे पास ये ऑब्जर्वर है जो कि स्टेशनरी है और जो ये सोर्स है ये मूव करता हुआ इससे दूर जा रहा है। ठीक है, अब देखा जाए तो इस केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो वेव लेंथ है वो इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, अब ये सामने आपके जो पिक्चर नज़र आ रही है इसमें जो वेव लेंथ का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो रहा है। पिछले केस में वो कंप्रेस हो रही थी, इस केस में वो ब्रॉड हो रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जो वेव लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो इसको अगर मैथमेटिकली लिखें तो लैम्डा डैश जो है इसमें लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा हो गया। ठीक है, थर्ड केस में हमने जो यहाँ पे माइनस लगाया था क्योंकि वहाँ पे जो वेव लेंथ थी वो कंप्रेस हो रही थी, लेकिन इसमें हमारे पास जो वेव लेंथ है वो इंक्रीज़ होगी, तो लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। बाकी सारी इक्वेशन वैसे ही है जैसे हमने थर्ड केस में की थी। लैम्डा की वैल्यू पुट करें तो वी ओवर एफ होगा और हमारे पास जो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू है वो हमारे पास यू एस ओवर एफ। ठीक है, ये जो यू एस है ये हमें पता है ये हमारे पास सोर्स की वेलोसिटी है। ठीक है, तो अगर हम इसको करें सॉल्व तो हमारे पास v प्लस यू एस ओवर एफ आ जाएगा, ये हमारे पास लैम्डा डैश की वैल्यू आ गई है। ठीक है, और इसको फिर जब हम पुट करेंगे अपनी सेकंड इक्वेशन में जो कि हमारे पास थी f इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा डैश थी, तो यहाँ पे लैम्डा डैश की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है v ओवर v प्लस यू एस, और ये f जो है ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सो ये हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी फोर्थ केस की। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें आप लास्ट वाला फैक्टर देखें तो v प्लस यू एस, ठीक है, ये इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, ये जब वेवलेंथ इंक्रीज़ करेगी तो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अब हम इसमें से कह सकते हैं कि हमारे पास जो एफ डी है, ठीक है, जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, लेस देन होगी एफ से। ओके, तो ये हमारे पास थर्ड का ऑपोजिट होगा क्योंकि इसमें वेव लेंथ जो थी वो इंक्रीज़ कर रही थी, तो वेव लेंथ का और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है इसका हमारे पास इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो जब वेव लेंथ इंक्रीज़ करेगी तो एज ए रिज़ल्ट जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी मतलब नॉर्मल डेली रूटीन में भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप अगर खड़े हुए हो और कोई गाड़ी आपसे दूर जा रही है, ठीक है, तो उसकी आवाज़ आपको आहिस्ता आहिस्ता कम सुनाई देने लग जाएगी, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी तो कम हो गई ना, डिक्रीज़ होगी। अगर वो आपकी तरफ आ रही है तो फिर उस आपकी जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा थी जो कि थर्ड केस था, लेकिन अगर वो अवे मूव कर रही है तो फिर उस केस में हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो ये हमने 4 केसेस देखे हैं जिसमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी, कहीं पे इंक्रीज़ कर रही थी, कहीं पे डिक्रीज़ कर रही थी। बेसिकली जब हमारे पास सोर्स रेस्ट पे था, ऑब्जर्वर उसके करीब आ रहा था तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही थी, जब वो उससे दूर जा रहा था तो डिक्रीज़ कर रही थी। इसी तरह जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे था तो सोर्स मूव कर रहा था, तो सोर्स उसके जब करीब आ रहा था तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही थी, थर्ड केस, और जब वो उससे दूर जा रहा है तो वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर रही है। सो ये बेसिकली 4 केसेस थे। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी।
आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। हमने डॉपलर इफ़ेक्ट के मुतालिक इन डिटेल डिस्कशन की कि बेसिकली हमने अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी को देखा, जो कि डॉपलर इफ़ेक्ट का मौजू था। आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफ़ेक्ट। डॉपलर इफ़ेक्ट के मुतालिक हम प्रीवियस वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। तो अब हम देखेंगे कि ये डॉपलर इफ़ेक्ट है, ये कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है रडार सिस्टम। रडार स्टैंड फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम रेडियो वेव्स को की मदद से हम किसी भी सिस्टम की डिटेक्शन कर रहे होते हैं। अब आपके सामने जो स्क्रीन पे एक सिस्टम नज़र आ रहा होगा और इसको हम रडार सिस्टम बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, यहाँ से हम रेडियो वेव्स को इमिट करते हैं, वो किसी भी चीज़ के साथ टकराती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं और दोबारा इसी सिस्टम में रिसीवर लगा होता है, उसमें जाके रिसीव होती हैं। फिर उन रिसीव वेव से हम उसकी डिटेक्शन करते हैं कि आया ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर है और ये कितनी नज़दीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली जो सिस्टम लगा होता है वो एरोप्लेन की डिटेक्शन के लिए लगा होता है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कौन से प्लेन इंटर हो रहे हैं, कौन से प्लेन बाहर जा रहे हैं, और अगर कोई जहाज़ पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हो रहा है तो वो कितनी स्पीड से हो रहा है और किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें रडार से मिल जाती है। एक्चुअल में क्या होता है कि रडार से हमारे पास रेडियो वेव्स होती हैं। ठीक है, रडार में जो रेडियो वेव्स होती हैं वो जनरेट होती हैं और वो एरोप्लेन के साथ जाके टकराती हैं। ठीक है, अब एरोप्लेन के साथ टकराने के बाद वो दोबारा अपने सिस्टम में आएंगी, रिसीवर से रिसीव होंगी और वहाँ से हमें पता चलेगा कि ये जो प्लेन है ये हमारी तरफ आ रहा है या फिर हमसे दूर जा रहा है। तो और इसकी मतलब रेडियो वेव्स जो रिसीव होंगी वो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगी उसकी डायरेक्शन के मुतालिक और उसके डिस्टेंस के मुतालिक। बेसिकली जब हमारे पास रिसीवर में वेव्स रिसीव होती हैं तो वो या तो फिर लॉन्गर वेव लेंथ की होती हैं, ठीक है, या फिर शॉर्टर वेव लेंथ की होती हैं। अगर तो कोई जहाज़ हमें अप्रोच कर रहा है, ठीक है, रडार के करीब है, तो वो हमारे उस केस में हमारे पास जो रिसीव होंगी ना वो हमारे पास शॉर्टर वेव लेंथ होंगी। ठीक है, शॉर्टर वेव लेंथ रिसीव होंगी मतलब ये है कि उसका डिस्टेंस जो है ना बहुत कम है। और अगर लॉन्गर वेव लेंथ रिसीव होंगी तो मतलब ये है कि उस जहाज़ का डिस्टेंस रडार से काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह हम वेव लेंथ की डिटेक्शन से हम मेजर कर सकते हैं उनके डिस्टेंस को। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है सोनार। अब सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बेसिकली ये जो टेक्निक है ये इस्तेमाल होती है हमारे पास अंडर द सी इंफॉर्मेशन देने के लिए। मतलब ये है कि अंडर द सी डिटेक्शन करने के लिए। अब हमारे पास समुंदर में सब मैरीन्स होती हैं जिसको हम आबदोज़ भी कहते हैं, और इसके अलावा एंटी सब मैरीन वेपन्स होते हैं, माइन हंटिंग वगैरह, और इसके अलावा सी की मेजरमेंट, डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए ये सोनार जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या होता है कि हमारे पास जो शिप्स होती हैं उसमें ये सिस्टम्स लगे हुए होते हैं, वहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं, साउंड वेव्स। अब यहाँ पे जो वेव्स इस्तेमाल हो रही हैं ना, रेडियो वेव्स नहीं इस्तेमाल होती, अल्ट्रासोनिक वेव हाई फ्रीक्वेंसी की इस्तेमाल होती हैं। अब जो वेव्स जनरेट होती हैं यहाँ से इमिट होती हैं। अब यहाँ पे अब देखा जाए तो हमें ये वेव्स नज़र आ रही हैं, यहाँ से ये वेव्स इमिट हो रही हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जाके टकराएंगी। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली डॉपलर इफेक्ट यूज़ हो रहा होता है। तो अब एक ये जो हमारे पास सोर्स है और ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो शिप है ये सोर्स है और जिस चीज़ के साथ ये टकरा रही है ये ऑब्जर्वर है। इन दोनों के रिलेटिव मोशन की वजह से अपेरेंट चेंज जो फ्रीक्वेंसी में आएगा ना वो हमें बताएगा कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो मौजूद है या नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह हम ये जो सोनार है ये हमारे पास अंडर द सी इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मिलिट्री यूजेस में मोस्टली ये इस्तेमाल किया जाता है सब मैरीन की डिटेक्शन के लिए। और जैसे हमारे पास पिक्चर में नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो शिप है वहाँ से वेव्स निकल रही हैं, और अगर तो हमारे पास लॉन्गर वेव लेंथ होंगी तो मतलब ये है कि वो जो सब मैरीन है उसका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो अगर शॉर्टर होंगी तो मतलब ये है कि उसका डिस्टेंस कम है। तो जो चेंज आएगा फ्रीक्वेंसी में तो वो हमें एक्चुअली इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द पोजिशन ऑफ दैट सब मैरीन। थर्ड एप्लीकेशन है डॉपलर इफेक्ट की, टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्टार। एस्ट्रोनॉमिस्ट जो है वो स्टार्स की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए डॉपलर इफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो स्टार्स होते हैं उसके अंदर भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जब उनके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं ना तो उनसे लाइट्स इमिट होती हैं। तो वहाँ पे हम एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं, ठीक है, एक स्पेक्ट्रम, जैसे कि सामने स्पेक्ट्रम नज़र आ रहे हैं तो इसी तरह के स्पेक्ट्रम जनरेट होते हैं। अब ये स्पेक्ट्रम जो है ये हमारे पास क्या करते हैं,
अब ये एक स्पेक्ट्रम तो हमारे पास जनरेट हुआ, जो स्टार्स ने लाइट इमिट की और उनका एक स्पेक्ट्रम जनरेट हो गया, ठीक है। और एक स्पेक्ट्रम हम लेबॉर्ट्री में तैयार करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं लेबॉर्ट्री, अब जो हम लाइट का जो स्पेक्ट्रम है स्टार्स की लाइट का, और जो लेबॉर्ट्री में हमने तैयार किया उसको कंपेयर करके हम जो स्पीड ऑफ स्टार है उसको डिटेक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्टार है जो कि हमारी अर्थ से दूर जा रहा है, ठीक है। तो जब हमारे पास कोई स्टार अर्थ से ऊपर की तरफ मूव करता है, मतलब दूर जा रहा होता है, तो उस वक्त हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रम है ना, इसमें जो ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम है, मतलब ये लाइंस जो है, ये जो हमारे पास ये वाइट कलर की लाइन शो हो रही है, तो ये जो है ये रेड की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। जब ये रेड की तरफ शिफ्ट होगी, इसका मतलब है कि जो वेव लेंथ है वो लॉन्गर है। पहले हम पढ़ चुके हैं, लॉन्गर वेव लेंथ होंगी तो हमारे पास रेड लाइट इमिट होगी। तो क्योंकि रेड लाइट की जो वेव लेंथ होती है वो लॉन्गर होती है, और जो ब्लू होती है उसकी शॉर्टर वेव लेंथ होती है। तो ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने। जब सितारा जो है ज़मीन से दूर मूव कर रहा होगा, उस केस में हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है वो रेड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं रेड शिफ्ट, ठीक है। इसको हम बोलेंगे रेड शिफ्ट। अब ये रेड शिफ्ट है हमारे पास, और अगर इन केस हमारे पास कोई सितारा है वो ज़मीन के करीब आ रहा है, तो उस केस में हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रम है ये शिफ्ट हो जाएगा ब्लू की तरफ, ठीक है। ब्लू लाइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और उस केस में हम इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। क्योंकि ब्लू जो लाइट होती है इसकी वेवलेंथ कम होती है, तो इस वजह से ये जो अगर कोई सितारा अप्रोच कर रहा है अर्थ को, ठीक है, तो उस केस में ये ब्लू शिफ्ट शो करेगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास रडार स्पीड ट्रैप। अब ये बेसिकली यूज़ होता है ट्रैफिक वाली जगहों पे, वहाँ पे स्पीड ऑफ कार को मेजर करने के लिए, ठीक है। कौन सी गाड़ी किस स्पीड के साथ आ रही है, क्योंकि एक ख़ास स्पीड लिखी हुई होती है ट्रैफिक पे ना, एक ख़ास स्पीड लिखी होती है। अगर कोई गाड़ी उस स्पीड से एक्सीड करती है तो फिर उसको डिटेक्ट करने के लिए ये सिस्टम लगाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इस केस में जो वेव्स यूज़ होती हैं वो माइक्रोवेव्स इस्तेमाल की जाती हैं। अब इस जो सिस्टम है, अब ये जो एक सिस्टम नज़र आ रहा है, अब इसको हम बोलते हैं रडार स्पीड ट्रैप। अब यहाँ से माइक्रोवेव्स निकलती हैं और गाड़ी के साथ जाके टकराती हैं, ठीक है। यहाँ से माइक्रोवेव्स निकलेंगी और गाड़ी के साथ टकराएंगी जाके, और फिर दोबारा रिसीवर में जब ये रिसीव होंगी ना, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन देंगी कि उस गाड़ी की स्पीड कितनी है, ठीक है। तो इस तरह हम ये डॉपलर इफेक्ट को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि यहाँ पे भी डॉपलर इफेक्ट इस्तेमाल हो रहा होता है, अपेरेंट चेंज जो आ रहा है फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि गाड़ी मूव कर रही है और हमारे पास जो सोर्स है वो स्टेशनरी है, मतलब रेस्ट पे है। तो अपेरेंट चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के बाद हम उसकी स्पीड को मेजर कर सकते हैं। क्योंकि हम ये डॉपलर इफेक्ट के फर्स्ट केस में पढ़ चुके हैं, जब हमने सोर्स को रेस्ट पे रखा हुआ था, तो उस केस में हमने क्या कहा था, जब सोर्स रेस्ट पे होगा तो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आएगा वो स्पीड की वजह से आएगा। उस केस में जो वेवलेंथ है वो हमारे पास सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो स्पीड है वो क्या होती है, चेंज होती है। तो फिर हमने स्पीड की कैलकुलेशन करनी है। तो इस केस में जब हमारे पास सोर्स रेस्ट पे है तो उसको रेस्ट पे रखने के बाद हम क्या करते हैं, स्पीड की चेंजिंग फाइंड करते हैं। स्पीड जब कितनी चेंज हो रही है, फिर उससे हम अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करके डिटेक्ट कर सकते हैं कार की स्पीड को। एंड द लास्ट वन, ये एक साइड इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास जो बैट्स होती हैं, ठीक है, वो उनको रात को नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी वो अपना खाना जो है तलाश कर लेती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो भी वेव्स जनरेट करती हैं। रात के वक्त वो वेव्स जनरेट करती हैं, जैसे ये सामने डायग्राम में नज़र आ रहा है। अब बैट जो है वेव जनरेट करती हैं, तो वो जो वेव्स हैं जब भी उनके किसी भी ऑब्जेक्ट्स के साथ जाके टकराती हैं, तो उस चीज़ को वो डिटेक्ट करती हुए, अगर तो कोई उन्होंने फ्लाई करते हुए उन्होंने मोड़ना है तो वो फ़ौरन मुड़ जाती हैं, और अगर उनको कोई खाना वगैरह मिले तो वो फिर उसी तरफ मूव करती हैं। तो जो बैट्स हैं बेसिकली ये इसी सिस्टम को, मतलब जो साउंड वेव जनरेशन सिस्टम को ही इस्तेमाल करते हुए अपनी फूड की डिटेक्शन करती हैं और नेविगेट्स वगैरह करती हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट में हमने सबसे पहले जो एप्लीकेशन पढ़ी वो रडार की पढ़ी है, उसके बाद सोनार में देखा है हमने, और थर्ड हमारे पास थी हमने स्पीड ऑफ स्टार को कैसे मेजर करते हैं डॉपलर इफेक्ट को इस्तेमाल करते हुए। फोर्थ वन में हमने उसकी स्पीड ट्रैप, यानी जो कार स्पीड ट्रैप है उसको डॉपलर इफेक्ट के ज़रिए मेजर किया है। और लास्ट में हमने बैट्स का भी देख लिया कि बैट्स कैसे नेविगेट करती हैं या अपनी फूड को कैसे फाइंड आउट करती हैं। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, और आज हमारा चैप्टर एंड होता है। सो अब इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।